बेहद दुखद खबर आई है। एक 19 वर्ष के पुरुष ने आईफोन खरीदा था ईएमआई पर। किस्त वो नहीं भर पा रहा था, जिस वजह से उसके परिवार में विवाद हो गया और आवेग में आगे वो एक पहाड़ पे। कैसे मैं इसमें सिर्फ फ़ोन पर चर्चा करूं? वो न्यूज़ देने वालों ने उसका बड़े विस्तार से बताया कि बाप ने पकड़ा, कूद गए, पीछे से माँ भी चली गई। वो फ़ोन की कर रहा था, कोई ज़मीन जायदाद की कर रहा है, कोई किसी और चीज़ की कर रहा है। यही तो हो रहा है ना। आपने ज़िंदगी में जो कुछ भर रखा है वो सब उस मोबाइल फ़ोन जैसा ही है, व्यर्थ। आपको नहीं पता कि आप उसे ज़िंदगी में क्यों ले आए हो। आप मानते हो कि ये जो पूरा हमारा सब एल्गोरिदम है ये बढ़िया चल रहा है, और बीच बीच में ऐसे कहीं कहीं पर कुछ बग्स आ जाते हैं। ये बग्स नहीं है, ये आपके जो उस बेचारे के साथ उस घर में हुआ ना, वही आपके घर में भी इसी वक्त चल रहा है। बस वहाँ लक्षण प्रकट हो गए, आपके यहाँ सिम्टम्स अभी जो उस घर में चल रहा है वही आपके घर में भी चल रहा है। सब एक ही व्यवस्था के प्यादे हो। अच्छा जी, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी डिस्ट्रिक्ट से एक बेहद दुखद खबर आई है। एक 19 वर्ष के पुरुष ने आईफोन खरीदा था ईएमआई पर और उसके किस्त वो नहीं भर पा रहा था, जिस वजह से उसके परिवार में विवाद हो गया और आवेग में आगे वो एक पहाड़ पे चढ़ गया जान देने के लिए। इसमें आगे ये हुआ कि उसके माता पिता उसको मनाने गए थे और अंततः तीनों की पहाड़ से गिर के मौत हो गई। और ये अजय जी एकमात्र घटना नहीं है। मतलब मैंने इसमें कुछ डेटा देखे तो भारत में इस वर्ष जो स्मार्टफोन्स खरीदे जा रहे हैं उसमें 42% ईएमआई पे खरीदे जा रहे हैं। तो मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि किसी भी युवक के लिए, जो एक जवान युवक है, उसके लिए कोई महज फ़ोन उसके जीवन से ज़्यादा कीमती कैसे हो जाता है। और इससे रिलेटेड एक दो और फैक्ट्स थे। भारत में जैसे जो औसत कमाई है आम परिवारों की, वो आज भी 15 से 20 हज़ार के रेंज में है। तो टियर 2 सिटीज़ में अपने सैलरी का 6 महीना पूरा एक फ़ोन पे लगा देना एक गहरा संकट मतलब प्रतीत होता है। और इसी वजह से शायद फिर आरबीआई ने भी अभी एक नियम लागू किया है कि अगर आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं टाइम पे तो आपका फ़ोन ही लॉक कर दिया जाएगा। तो ये प्रश्न था सर कि मतलब एक फ़ोन की वैल्यूएशन किसी भी यंग यूथ में कैसे इतनी ज़्यादा हो सकती है। कैसे मैं इसमें सिर्फ फ़ोन पर चर्चा करूं, या कि वो जो हादसा हुआ अभी, इसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है। इसके बारे में तो आपने जो डिटेल्स बताए मैंने इससे आगे का भी पढ़ा हुआ है। इसमें लोग बचाने के लिए भी पहुंचे थे, उन्होंने नीचे नेट वगैरह भी लगाया, पर वो रेस्क्यू फोर्स आई थी, पर इधर उधर करता रहा। वो न्यूज़ देने वालों ने उसका बड़े विस्तार से बताया कि बाप ने पकड़ा, कूद गए, पीछे से माँ फिर और विकल होकर के माँ भी चली गई, तीनों लोग नहीं बचे। मैं जानता हूँ सब, पर इसमें कैसे बोलूँ कि ये बात किसी एक परिवार की है, या बस यंगस्टर था, जेनजी था, उसकी है, या कि बस स्मार्टफोन एज अ प्रोडक्ट कैटेगरी की है। तो पूरी ज़िंदगी ऐसी जी रहे हैं ना, एक एक परिवार में यही तो चल रहा है ना। बस हमें धक्का तब लग जाता है जब जानें चली जाती हैं, जब मीडिया में सुर्खियां बनती हैं तो हमें भी सदमा लगता है। पर ये जो चीज़ है ये तो लगातार हो रही है, हर जगह हो रही है, और ये इतनी व्यापक है कि इसमें समझ में नहीं आता कि इसमें बोलने की, इस मुद्दे को संबोधित करने की शुरुआत भी कहाँ से की जाए। इतने सारे तो पहलू हैं। बच्चे होते हैं घरों में, उनकी परवरिश कैसे हो रही है, बच्चे आ ही कहाँ से रहे हैं, माँ बाप के होश से या यूं ही साधारण सामाजिक और जैविक क्रियाओं से। क्या सिर्फ स्मार्टफोन है जिस पर फिजूल खर्च किया जा रहा है? क्या सिर्फ स्मार्टफोन ईएमआई पर आ रहा है? या कम से कम
20-40 और इस तरह की चीज़ें हैं जो जो हर घर में मौजूद हैं। क्या इस तरह के खर्चे सिर्फ युवा लोग कर रहे हैं, यंगस्टर्स, या बड़े लोग भी कर रहे हैं, उनके माँ बाप भी कर रहे हैं? ईएमआई पर फ़ोन क्या सिर्फ टीनेजर्स खरीद रहे हैं? और अगर बड़े लोग ईएमआई पर खरीद रहे हैं तो फ़ोन नहीं खरीद रहे हैं तो कुछ और खरीद रहे हैं। उसमें से कितना है जिसको जायज़ माने? कौन सी चीज़ है जो लोगों को प्रेरित करती है कि और ख़रीद लो और ख़रीद लो, पैसे नहीं है तो भी ख़रीद लो? फिर जिनको हम पूजते हैं, बड़े ब्रांड्स, वही वो विज्ञापनदाता हैं जिनके ज़बरदस्त विज्ञापन बड़े मनोवैज्ञानिक फंदे लगा करके आम आदमी को फंसाते हैं और उसको ऐसी चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर करते हैं जिसकी उसको कोई ज़रूरत नहीं है। एक यंगस्टर का पीयर ग्रुप कैसा होता है, जिसमें उसकी कीमत उसके सामान से, उसके फ़ोन से, उसके पोज़ीशंस से, उसके कपड़ों से, जूतों से, घड़ी से, चश्मे से और फ़ोन से नापी जाती है। कौन से मुद्दे को पकड़ूं, कहाँ से शुरू करूं, बताओ ना। और जब भी ऐसी कोई घटना घट रही है उसमें ये सारे ही पहलू होते हैं और 2-4 पहलू और भी होते होंगे, अगर अभी हम बात करेंगे तो वो भी उभर आएंगे। कौन जाने क्या हुआ था। ये भी हो सकता है कि जिस बैंक से कर्ज़ा लिया था उस बैंक से कोई फ़ोन आ गया हो। ये भी हो सकता है माँ बाप ने डांट दिया हो। ये भी हो सकता है कि स्कूल के, कॉलेज के उसके दोस्तों को पता चल गया हो कि ईएमआई नहीं चुका पा रहा है तो उन्होंने ताने मार दिए हों। हमें नहीं पता क्या बात थी, हमें नहीं पता घर में और भाई बहन है कि नहीं है, क्योंकि ये बात किसी एक परिवार की है नहीं ना, ये बात एक पूरे समाज की है। एक ऐसे समाज की है जहाँ जो कुछ हो रहा है वो अंधेपन में ही हो रहा है। लेकिन हम अपने आप को बहला कर रखना चाहते हैं, हम अपने आप को भरोसा दिलाते हैं कि सब ठीक ठाक है। वास्तव में जब आप ये दिखाते हो कि आपको आश्चर्य हो गया है, बल्कि आपको झटका लग गया है, सदमा लग गया है, तो आप धोखाधड़ी ही कर रहे हो। आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे अभी कोई अनहोनी घटना घट गई। इस घटना के अलावा तो बाकी सब जो समाज में चल रहा है वो नियमित है, सामान्य है, ठीक ठाक है। क्या ठीक ठाक है? माने अगर किसी की मौत ना हो तो सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है? इंसान अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमत एक फ़ोन की समझ रहा है। फ़ोन एक ऑब्जेक्ट ही तो है ना। यही काम तो पूरा समाज कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स की तो पूजा कर रहा है। उस बेचारे की उम्र कम थी, वो अपनी पूजा में ज़्यादा दूर तक निकल गया। नहीं तो जिनकी उम्र ज़्यादा भी है वो और क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स की तो पूजा कर रहे हैं। वो फ़ोन की कर रहा था, कोई ज़मीन जायदाद की कर रहा है, कोई किसी और चीज़ की कर रहा है। यही तो हो रहा है ना। ये एक पूरा डार्क सिस्टम है जो कि एक डार्क सेंटर से ऑपरेट हो रहा है। एक अंधेरा ब्रह्मांड है ये, और उस गहन अंधकार में कभी आपको कोई वहाँ गिरता दिखाई देगा, कोई वहाँ गिरता सुनाई देगा, चीख कभी यहाँ से उठेगी, कभी वहाँ से उठेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ से आपको चीख सुनाई दे रही है वहाँ कुछ अनहोनी, कुछ अपघट हो गया है। इसका मतलब ये है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और ये बस संयोग की बात है कि कौन कहाँ गिर जाता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता था कि उस लड़के को उसके माँ बाप बचा लेते, बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि जो विवरण मैंने पढ़ा है उसमें ये है कि बाप ने बचाने को हाथ बढ़ाया, बाप ने पकड़ ही लिया, लेकिन तभी बैलेंस खो दिया, लड़खड़ा के दोनों ही गिर गए।
बिल्कुल हो सकता था कि हाथ मजबूत होता या कोई और बात होती तो वो दोनों बच जाते, और बच के हो सकता है कि वो लड़का आराम से अभी 40-50 साल और जीता, बिल्कुल हो सकता था। तो इससे क्या हम जिस सामूहिक अंधकार में रह रहे हैं उसकी कुछ कमी प्रमाणित हो जाती, या बस मृत्यु ही एकमात्र त्रासदी होती है? आप अंधेरे में लगातार जी रहे हैं, ये त्रासदी कैसे नहीं है? पर आप अंधेरे को ट्रेजेडी नहीं मानते। हाँ, आप डेथ को ट्रेजेडी मानते हो। डार्कनेस नहीं, जब कोई मिसहैप हो जाता है तब हम कहते हैं अरे कुछ गलत हो गया। क्योंकि जो मिसहैप है, जो अनहोनी है, वो कभी कभार होती है ना। जो चीज़ कभी कभार हो रही है उसको गलत बोलने से हमें ये हक मिल जाता है कि हम कह दें कि बाकी समय जो चल रहा है वो तो सही है। नहीं, लगातार ही जो चल रहा है सब कुछ ही गलत है। बस जो कुछ गलत है यदा कदा बीच बीच में उसके प्रमाण मिल जाते हैं, बहुत जोर की किसी की आखिरी चीख सुनाई दे जाती है, और तब हम ऐसा अभिनय करते हैं, ऐसा स्वांग करते हैं जैसे अभी अभी कोई अनहोनी हो गई, कोई त्रासदी हो गई। अभी अभी नहीं हुई है, लगातार हो रही है। कुछ भी ठीक नहीं है क्योंकि सब कुछ गलत केंद्र से हो रहा है। कोई एक चीज भी ठीक नहीं है। जैसे विश्व वृक्ष की कोई शाखा, कोई पत्ता, कोई फल ठीक नहीं हो सकता, सब कुछ ही जहरीला होगा। पर जिंदगी में राहत की बात यह है कि छोटी होती है ना। तो यह बहुत संभव है कि आप गलत जिंदगी जी रहे हो पर आपके 60-70 साल बिना किसी ट्रेजिक इंसिडेंट्स के गुजर जाएं। 60-70 साल ही तो गुजारने थे, वो किसी तरीके से आपने बिना किसी ऑब्वियस और लाउड ट्रेजेडी के गुजार दिए। तो आप कहते हो इसका मतलब मेरी जिंदगी ठीक निकल गई। ठीक नहीं निकल गई, जिंदगी आपकी गलत ही थी। संयोग की बात है बस कि कोई दुर्घटना नहीं घटी, ये बस संयोग की बात है। फंडामेंटल्स तो गायब ही थे, आप बस संयोगवश चल रहे थे, बचते रहे, यह भी संयोग था, और किसी दिन निपट गए, यह भी संयोग ही था। मैं संयोगों पर क्या टीका टिप्पणी करूं? क्या? अरे जब मुझे नहीं पता कि मेरी भावनाएं, मेरी कामनाएं कहां से आ रही हैं, तो मुझे ये कैसे पता होगा कि किस चीज पर पैसे खर्च करने हैं, किस पे नहीं करने हैं? बताओ ना, कैसे पता होगा? जब मैं खुद को नहीं जानता तो मुझे ये कैसे पता मुझे क्या चाहिए? फिर तो मुझे जो टीवी पर विज्ञापन दिखाई दे जाएगा मैं वही चाहने लगूंगा। पूरी दुनिया जिस चीज के पीछे भग रही होगी मैं उसके पीछे मैं भी भग लूंगा, और उसको मैं नाम क्या दूंगा? मेरी चाहत। आपकी क्या चाहत है? हमारी अपनी एक ही चीज होती है, हमारी ईमानदारी और हमारा बोध, बाकी सब कुछ नहीं है। अहंकार के पास दो ही चीजें होती हैं, या तो आत्मरक्षा कर ले, और आत्मरक्षा के लिए फिर वो क्या करेगा? विषयों की कामना करेगा, या कह दे कि भाई हम मिट जाएं, उसी में भलाई है हमारी। वो चीज होती है ईमानदारी की, और वो उसकी अपनी असली और निजी होती है। उस ईमानदारी के अलावा तो आपके पास जो कुछ है वो आत्मरक्षा के लिए है, आपका तो कुछ भी नहीं है। तो मैं कैसे कह दूं कि बस मोबाइल फोन को खरीदना गलत हो गया? आपने जिंदगी में जो कुछ भर रखा है वो सब उस मोबाइल फोन जैसा ही है, व्यर्थ।
आपको नहीं पता कि आप उसे जिंदगी में क्यों ले आए हो। अपना तो यही होता है बस पता होना, और पता हमें कुछ है नहीं, पता कुछ नहीं। आप जिंदगी पूरी जी गए हो, 50 के हो गए हो, 80 के हो गए हो, तो भी आपको क्या पता है कि आप जीवन में जो कर रहे हो उसके पीछे आप कौन हो। मैं बार बार आपसे सवाल पूछा करता हूं, आपने जिंदगी में जो भी बड़े फैसले लिए हैं, आपको कोई बताने वाला ना होता कि जिंदगी में ये सब करना होता है, आप कुछ भी करते क्या? तो एक छोटे से मोबाइल फोन को खरीदने के फैसले की मैं क्या बात करूं, यहां तो बड़े से बड़े फैसले भी बस ऐसे ही ले लिए जा रहे हैं। किसी को क्या पता है, क्या पता है? अच्छा नुस्खा है, यूं ही कुछ कर लो, लाके कहीं पे जिंदगी लगा दो, पैसा लगा दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, और फिर उसकी मेंटेनेंस करते रहो, कभी ईएमआई भर के, कभी कुछ करके। यहां भी तो यही हुआ था। समस्या ये नहीं थी कि कामना नहीं पूरी हुई, मोबाइल फोन तो हाथ में आ गया, कामना तो पूरी हो गई, अब आगे क्या करना था? अब भरो ना उसकी जीवन भर किस्तें भरो। और क्या कर रहे हैं हम सब, और क्या कर रहे हैं? फैसले ले लेते हैं और फिर जीवन भर उन फैसलों की किस्तें भरते हैं। मोबाइल फोन में तो फिर भी ठीक है, किस्त कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, और हम फैसले लेते हैं जिनकी किस्तें कभी खत्म नहीं होती। जीवन खत्म हो जाता है, किस्त खत्म नहीं होती। मरते वक्त आखिरी सांस में भी कर्जदार होकर के मरते हो। भीतर ये भाव रहता है कि अरे अभी तो ये कर्तव्य निभाना था, ये तो निभा ही नहीं पाया। जैसी हमारी मानसिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था चल रही है ना, उसमें ये सब दुर्घटनाएं अपवाद नहीं है, परिणाम हैं, लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। आप मानते हो कि ये जो पूरा हमारा सब एल्गोरिदम है ये बढ़िया चल रहा है, और बीच बीच में ऐसे कहीं कहीं पर कुछ बग्स आ जाते हैं। ये बग्स नहीं है, ये आपके एल्गोरिदम के फीचर्स हैं। अजीब लगता है मुझे जब लोग सांत्वना वगैरह व्यक्त करते हैं, अरे 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 उस बेचारे के साथ बहुत बुरा हो गया। भाई साहब रुकिए, थमिए, अपनी खुशकिस्मती पर इतना मत इतराइए। जो उस बेचारे के साथ उस घर में हुआ ना, वही आपके घर में भी इसी वक्त चल रहा है, बस वहां लक्षण प्रकट हो गए, आपके यहां सिम्टम्स अभी बाकी हैं। और खुशनसीबी आपकी इस बात में हो सकती है कि आपकी जो भी बची खुची जिंदगी हो बीत जाए और सिम्टम्स कभी भी प्रकट ना हो, तो फिर आपको अधिकार मिल जाएगा अपनी नजरों में ये कहने का कि हम तो उससे बेहतर हैं। बेहतर वगैरह कुछ नहीं, जो उस घर में चल रहा है वही आपके घर में भी चल रहा है। सब एक ही व्यवस्था के प्यादे हो, जहां कोई अपना मालिक नहीं है और किसी को यह नहीं पता कि सबका साझा मालिक कौन है। कुछ बचता नहीं है आपके पास, अपना सब कुछ आप उस मालिक को सौंप देते हो, क्या बचेगा? इसमें सर एक ईएमआई वाला एस्पेक्ट भी है कि ये जो भी ईएमआई स्कीम्स होते हैं इनको ऐसे मार्केट किया जाता है कि कम तनख्वाह वाला व्यक्ति भी है, उसे लगता है कि वो महंगे से महंगा प्रोडक्ट खरीद सकता है। और शायद यही कारण है कि टीयर 2 सिटीज़ में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ईएमआई स्कीम्स फैल रहे हैं, और मतलब मोर देन 50% ऑफ द फ़ोन्स जो ख़रीदे जाते हैं फ्रॉम टीयर 2 सिटीज़ वो सब के सब ईएमआई स्कीम्स पे ही लिए जा रहे हैं। फोन ही खरीद सकते हैं तो वो फोन खरीद रहे हैं किश्तों पे। आपके मेट्रो वाले जायदादें खरीद सकते हैं तो जायदादें खरीद रहे हैं किश्तों पे। वो तो अपनी अपनी चादर की बात है, किसकी कितनी फैल रही है। किश्तों से कौन बचा हुआ है? जो पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम है वही फाइनेंसिंग पर चलता है, तो डेट तो तुम उठाओगे ही उठाओगे। अब तुम कितनी डेट उठा रहे हो इस पे निर्भर करता है कि तुम्हारे पास लीवरेज कितनी है। उसके बाद इतनी ही है कि ये वो डेट पर एक मोबाइल ले सकता है तो मोबाइल ले लेता है, कोई डेट पर 100 करोड़ की ज़मीन ले सकता है तो वो ज़मीन लेगा, बैंक से पैसे लेकर के ज़मीन ले लेगा, बाकायदा बता देगा बैंक को कि इतने साल में आपका चुका देंगे सब। और सभी कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है कि टायर 2 या टायर 1 वाली बात है।
लोग किश्तों पर विश्व भ्रमण पर जा रहे हैं। बताओ, हर चीज के लिए किश्तें उपलब्ध हैं। कामना इतना जबरदस्त सामने वादा रखती है ना कि मुझे अभी भोग लो, तृप्त हो जाओगे, कि आप कहते हो भविष्य में जो होगा अभी देखा जाएगा। अगर अभी ही तृप्ति मिल रही है तो ले लो ना, आगे उसका जो भी परिणाम होगा वो भुगत लेंगे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी तो मिल जाए, आगे की आगे देखेंगे। अभी का मामला अभी का हो जाए बस। इसी को जुगाड़ भी कहते हैं। बस किसी तरह अभी काम चला लो, भले ही पता हो कि कल ये मशीन गिर जाएगी, खराब हो जाएगी, पर अभी काम चला लो। अध्यात्म के अलावा जीने का हर तरीका सिर्फ जुगाड़ है। क्योंकि वहां मान्यता यही है कि बिना सॉलिड फंडामेंटल्स के भी एक मशीन चलाई जा सकती है। नहीं, टेक केयर ऑफ द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स के बिना आप जो भी करोगे वो गलत होगा। चाहे वो आप एक गणित की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, चाहे किसी बुनियाद पर कोई इमारत खड़ी कर रहे हो, फंडामेंटल्स सॉलिड नहीं है तो सब गलत होगा ही होगा। हाँ, तुक्के से बीच बीच में कुछ ठीक हो भी सकता है, पर वो तुक्केबाजी आपको कितनी दूर तक ले जाएगी। दोज हु लिव बाय जुगाड़ शैल डाई बाय जुगाड़। आप फंस जाते हो। समस्या ये आती है कि आदत लग गई है वही सब कुछ करने की जो आसपास के लोग कर रहे हो। और अगर एक फंडामेंटल्स बेस्ड लाइफ जियोगे तो पाते हो कि अपने जैसा कोई आसपास है नहीं। अपने जैसा कोई आसपास है नहीं तो डर लगने लग जाता है कि क्या पता आचार्य मूर्ख हो, हमें ही मूर्ख बना रहा हो, कौन उसके चक्कर में पड़े। इतने सारे मेरे आसपास 10,000 लोग हैं, सब पुराने जुगाड़ू तरीकों से चल रहे हैं और सबका काम ऐसा लग रहा है चल ही रहा है मोर और लेस। तो हम ही काहे के लिए ये आचार्य के झंझट में पड़े। जैसे सब चल रहे हैं ऐसे हमें भी चलने दो। उसके बाद फिर झटका लग जाता है, ये हो गया वो हो गया, किसी ने जान दे दी, किसी ने किसी की जान ले ली। पॉपुलर एक न्यूज़ वेबसाइट है, मैंने अभी उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा संस्था में अंदर एक। उसमें लाइन से 6 खबरें थी और 6 की 6 यही थी कि किसने किसको मार दिया। किसने किसको मार दिया। बेटी ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटी के आशिक को मार दिया, पति पत्नी ने मिल करके कुछ मार दिया। मतलब बस मार दिया, मार दिया। और लाइन से ऐसी 6 खबरें हैं और बीच में एक भी अपवाद नहीं। 6 माने 6/6। उसने उसके खाने में कुछ मिला के मार दिया। इट्स ऑल जस्ट सो नॉजिएटिंग। मैं सिर्फ ऊब सकता हूं ये सब देख करके, क्योंकि मेरे लिए ये सब अनहोनी बातें नहीं है। मुझे पता है कि ये हो रहा है और मुझे पता है ये आगे भी होगा और मुझे उसका कारण भी पता है। तो मैं शॉक कैसे व्यक्त करूं कि अरे मुझे शॉक लग गया। आई सी इट कमिंग। इस खेल में कोई नहीं है जिसको हम कह सकें कि अपराधी है, क्योंकि जिसके साथ गलत हो रहा है वो खुद भी गलत ही करने के लिए इस मैदान में उतरा हुआ है। हम नहीं कह सकते किसी के साथ गलत हो गया। हम नहीं कह सकते कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो छोटे छोटे ग्राहकों का शोषण कर रही हैं। हर आदमी अपने तल पर शोषक ही बनना चाहता है। बस ये है कि कोई नीचे के तल पे शोषण कर रहा है, कोई ऊपर के तल पे कर रहा है।
बड़ी मछली छोटी को खा रही है, छोटी वाली और छोटी को खा रही है। यहां पर कोई नहीं बैठा हुआ है धर्मात्मा। किसके साथ सहानुभूति व्यक्त करूं? सब एक ही व्यवस्था के हिस्से हैं, सब का फंडामेंटल सेंटर कॉमन है, और उस सेंटर का नाम है डार्कनेस, इग्नोरेंस, अपने प्रति अज्ञान, अपनी ही भावना को, कामना को, जिंदगी को, उद्देश्यों को, लक्ष्यों को कुछ नहीं जानना, एकदम नहीं समझना, बस लेकिन चलते रहना कि चले चलो, सब कर रहे हैं तो करे चलो, ऐसा तो करना ही होता है ना, ऐसा तो सभी करते हैं तो हमें भी करना है, हाँ अब ये कर लो, हाँ अब ये कर लो, अब ऐसे कर लो, वैसे कर लो। इनएविटेबल एंड यूनिवर्सल consequences of the wrong center. Very saddening, very tragic, but not exceptional at all. Universal. सर इसमें मतलब शॉर्ट टर्म जैसे रिएक्टिव रिफॉर्म्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में मीट प्रोडक्ट्स को लेके उनको प्रमोट करना बैन कर दिया गया है कि ठीक है आप स्लॉटर नहीं रोक सकते हो तो प्रमोट तो मत करो। तो वैसा कुछ यहाँ पे अगर ईएमआई का देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट्स और ऑफ़र्स भी उन्हीं स्कीम्स पे होते हैं। आप एक बार में पेमेंट करोगे तो वो ऑफर्स नहीं मिलेंगे आप तो। नहीं, वो मोबाइल फ़ोन लेके क्या करता है? खाता तो है नहीं मोबाइल फ़ोन को। जब तक ज़बरदस्त तरीके का चटपटा कंटेंट है जिसको मोबाइल फ़ोन पर ही कंज्यूम किया जा सकता है, मोबाइल फ़ोन की डिमांड तो रहेगी। अभी ये घटना घट गई होगी तो बहुत सारे इंस्टाग्राम वाले जो क्रिएटर कहते हैं ये जा करके, और अगर मोबाइल फ़ोन यूथ पागलपन की हद तक खरीदी इसीलिए रहा हो क्योंकि उसे इंस्टाग्राम चलाना है, तो उसने फ़ोन इसलिए लिया क्योंकि उसे इंस्टाग्राम चलाना है। इंस्टाग्राम क्यों चलाना है? क्योंकि उस पर दुनिया भर के ये क्रिएटर लोग चटपटा कंटेंट बेच रहे हैं। उसने आत्महत्या की मोबाइल फ़ोन की वजह से। मोबाइल फ़ोन क्यों लिया? क्योंकि इंस्टाग्राम चलाना है। मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, स्पेकुलेशन है, मैं जानता नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कल्पना कीजिए, जस्ट अ केस, फ़र्ज़ कीजिए। तो मोबाइल फ़ोन लिया, मोबाइल फ़ोन में ट्रेजेडी हुई। मोबाइल फ़ोन ही क्यों लिया था? कि इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम क्यों देखना है उसको? क्योंकि उस पर चटपटे क्रिएटर्स हैं। अब यही चटपटे क्रिएटर्स खूब नारा लगाएंगे कि ईएमआई स्कीम्स गलत होती हैं। बताओ किसको दोष दूं? बताओ किसको दोष दूं? किसको दोष दूं? एवरीबडी इज कॉम्प्लिसिट। इट्स अ सिस्टम सेंटर्ड ऑन डार्कनेस। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? किसी को नहीं कह सकते। हाँ, जब एक और कुछ अनहोनी हो जाएगी तो दूसरी ओर से सहानुभूति आनी शुरू हो जाएगी। जो सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं खुद भी उस अनहोनी घटना, उस दुखद घटना के कारणों में शामिल हैं और अब सहानुभूति दिखा रहे हैं। मतलब सर पारिधिक स्तर पे तो इसका कुछ एक नहीं हो सकता है, मतलब होगा तो रूट से ही एड्रेस होगा। मतलब शॉर्ट टर्म में शायद लग सकता है। शॉर्ट टर्म आप मेजर्स कर सकते हैं। आप बोल दीजिए कि मीट का प्रमोशन नहीं करेंगे। भारत में भी हुआ था कि आप प्रमोशन नहीं कर सकते हो अल्कोहलिक ड्रिंक्स का, तो उन सब कंपनियों ने अपने ही ड्रिंक्स के नाम पर कभी मिनरल वाटर, कभी सोडा वाटर निकाल दिया, उसका प्रमोशन कर दिया। रोक लो, ठीक है। मान लो कुछ है नाम, नशीली बियर। अब कहा सरकार ने क्या दिया है, बियर का प्रमोशन नहीं करोगे, तो उसने निकाल दिया नशीली मिनरल वाटर। और अब उसका दिन रात विज्ञापन चल रहा है, जो पिए नशीली उसको आ जाए मज़ा। और सरकार पूछने आएगी तो कह देंगे ये तो मिनरल वाटर का कर रहे हैं विज्ञापन। तो इसके बहुत तरीके होते हैं। देखो, अहंकार ही दीवारें खड़ी करता है, तो अहंकार को पता है कि उन दीवारों में चोर दरवाजे कहाँ हैं। तुमने ही तो खड़ी करी ना वो दीवार, उसके चोर दरवाजे तुमसे बेहतर कौन जानता है। दिन में दीवार खड़ी करो
और शाम को उसी दीवार के कोने से होकर के बाहर निकल जाओ। वाजिद अली शाह के समय में ही होता था लखनऊ में। लोगों को कोई काम नहीं था, सूखा पड़ा था, उनको पैसे देने थे कि भूखे मरेंगे, तो कहते थे आओ। दिन भर मजदूर लगाए जाते थे कि वो आके गड्ढा खोदेंगे, उनको पैसे मिलते थे गड्ढा खोदने के, और फिर वो अपनी शिफ्ट पूरी करके चले जाते थे। तो अगली पारी के मजदूर आते थे, उनको कहते थे गड्ढा वापस भरो, तो उनको पैसे दिए जाते थे गड्ढा वापस भरने के। अहंकार ही है भाई, तुम ही ने करा है, तुम ही नियम बनाओगे। किसी और ने बनाए होते तो तुम उनका पालन कर लेते, तुम ही उन नियमों को तोड़ भी दोगे। जानवरों के प्रति करुणा नियम बनाने से नहीं आ जानी है, आत्मज्ञान से आनी है। और आत्मज्ञान से बचने की गंदी साजिश है कि आप हर तरीका आजमाने को तैयार हो जो आत्मज्ञान के अतिरिक्त हो। आप कहते हो बाकी सारे तरीके लगाएंगे हम। बाकी सारे तरीके क्यों लगाना चाहते हो? क्योंकि असली तरीके से आपको डर लगता है। असली तरीका तो एक ही है, सेल्फ नॉलेज, मास बेस्ड एजुकेशन ऑफ द सेल्फ। उससे बचना चाहते हो तो कहते हो टेक तरीका लगाएंगे, पॉलिसी तरीका लगाएंगे, बायोटेक में और रिसर्च करेंगे, इनोवेशंस लेकर के आएंगे, फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड मीट होगा, ह्यूमन ट्रीटमेंट होगा, ये सब 100 तरह की आप बातें करोगे। एक शब्द आप जबान पर नहीं लाना चाहते, सेल्फ नॉलेज। उससे बचने के लिए आप अपने ही खिलाफ साजिशें करते रहते हो। बना लो, भारत में भी नियम बना लो कि ईएमआई की में ऐसा होगा वैसा होगा, आप बना लो नियम। जो सरकार नियम बना रही है उसको वो टैक्स भी चाहिए जो मोबाइल फोन्स की बिक्री से आता है। एक सिगरेट होती है, वो जरा सी चीज, कागज, उसके भीतर तंबाकू, इतनी महंगी क्यों आती है बताओ? जबरदस्त टैक्स लगता है उस पर, सरकार को टैक्स चाहिए। तो कैसे तुम कह रहे हो कि नियम बना दिया जाएगा? कैसे बना दिया जाएगा? हाँ, ये सब हो जाएगा कि उसके पैक पर वो दिखा दो, कैंसर की वार्निंग दे दो, ये सब कर दो, वो सब हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल फोन नहीं होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप कहां चलेंगे? और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चलेंगे तो पॉलिटिशियंस का क्या होगा? मोबाइल फोन्स की एक्सेस यंग पीढ़ी को देनी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। 2029 में जो सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है वो जेनजी है। और अब रैलियों में तो लोग उतना आते नहीं, वो जमाना चला गया कि रैला करोगे उसमें लोग ट्रैक्टर ट्रक भर भर के आएंगे। तो अभी लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है? व्हाट्सएप ग्रुप से। और व्हाट्सएप ग्रुप्स, अगर आपने फोन की एक्सेस ही लिमिट कर दी तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर प्रोपेगेंडा कैसे करोगे? अब बताओ, कौन सी सरकार रोकने वाली है स्मार्टफोन प्रोलिफरेशन को? कोई सरकार नहीं रोकेगी, ना रोकना चाहती है। हाँ, कुछ जबानी श्रद्धांजलि दे दी जाएगी। कुछ मौखिक पुष्प अर्पित कर दिए जाएंगे कि अरे अरे हमारे नौजवानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। द फोन, द एडवर्टाइजर, द व्हाट्सएप ग्रुप, द कंपनी रनिंग द व्हाट्सएप ग्रुप, द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन benefiting from that WhatsApp group, they are all one। और आपको ये नहीं दिखता तो आप निट पिकिंग करते हो। आप कहते हो ये गलत है, वो गलत है, ये मैं कह रहा हूं सेंटर ही गलत है, इंसान का केंद्र ही गलत है। सर, आपने इलेक्शन की बात बोली तो बिहार में तो अभी खुलेआम अनाउंस हुआ है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रमोट करता है तो फॉर एवरी 1 लाख व्यूज़ उन्हें 10,000 रुपये मिलेगा। तो उनके लिए तो फ़ायदेमंद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ोन पहुँचे, कैसे भी पहुँचे। आप इन्फ्लुएंसर किस लिए बनते हो? वो आपके लिए, आपके हिसाब से करियर है, तो करियर में आपको पैसा तो चाहिए ना। और सबसे ज़्यादा पैसा आपको कौन दे सकता है? कौन सी एंटिटी होती है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है? सरकार। बस बात खत्म हो गई। तो आप चाह रहे हो, आपको क्या लग रहा है आप बड़े सीधे नहीं, क्या था, भोंदू लोग हो,
कि आपको लगता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, रीलर्स हैं, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? वो वहाँ क्रांति करने नहीं आए हैं, वहाँ पैसा बनाने आए हैं। और पैसा देने की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। जब आप बोलते हो कि मीडिया बिक गया, मीडिया बिक गया, तो मीडिया क्यों बिक गया? क्योंकि सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स देने की कैपेसिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया बिक गया, वैसे ही सोशल मीडिया भी तो बिकेगा ना, क्योंकि सेंटर तो सेम है। इंसान का सेंटर तो वही है ना, चाहे वो एक टीवी चैनल चला रहा हो, चाहे वो एक यूट्यूब चैनल चला रहा हो। आप सोचते हो मामला आइडियोलॉजिकल है, आइडियोलॉजिकल नहीं है। बोलिए। जी सर। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री। गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।